अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, दिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। जी, मोहब्बत और शजर ममनूआ, लिबा शेख किस्त नंबर 2 और 3। ये किस्त हमारे यूट्यूब पर पहले रिटन में मौजूद नहीं थी, लिखी हुई नहीं थी। लेकिन अब आप लोगों के लिए अब हम लोगों ने सिर्फ़ इसको लिख के और वॉइस ओवर करके आप लोगों को पेश कर रहे हैं। पहले वाले वीडियोज़ में नहीं हटाऊँगी, लेकिन आप लोग यहाँ से इसको बआसानी पढ़ सकते हैं। बाकी सारा नावल हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाएँ, देखें और वहाँ पर ये आपको फुल एपिसोड्स मिल जाएँगी, उसमें ये भी आ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल एंड में आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनिफर अपने काम में काफ़ी मसरूफ़ थी। 3 बच्चों की पैदाइश के बाद चौथे बच्चे की आमद ने उसे काफ़ी मसरूफ़ और बौखिला-सा दिया था। उसका शौहर तो वैसे भी अपनी जॉब की वज़ह से काफ़ी बिज़ी रहता था। ऐसे में बच्चों पर ध्यान ना होने के बराबर था। ऐसे में इसकी तीसरी औलाद, जिस पर हद से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी, वो इनकी बेतवज्जही की वज़ह से खुद ब खुद इनके रडार से बाहर निकल रहा था। 10 साला ईसा इन्हमाक से अपने काम में लगा था, तभी फिल्स का फ़ोन आया था। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। इनके घर से थोड़ा आगे इसका घर था। वो सिंगल पेरेंट थी और अपने घर की इकलौती औलाद थी। वो लोग इतने पैसे वाले नहीं थे। इसकी मॉम का बॉयफ्रेंड इन्हीं के घर में रहता था और थोड़ा खर्च देने में इनकी मदद करता था। इसकी मॉम भी छोटी-मोटी जॉब करती थी। ऐसे में वो बच्ची काफ़ी तन्हाई का शिकार थी। वो भी तन्हाई पसंद था, लेकिन वो अपने शौक के बाद जिसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, वो फिल्स थी। ऐसे में फिल्स का फ़ोन आने पर वो अपनी मॉम को इन्फॉर्म करता बाहर निकल गया। ओके, जेनिफर ने कहा और अपने काम में लग गई। इसके वहाँ जाने पर उसे कोई एतराज़ नहीं था। ये कहना शायद गलत ना होगा, फिल्स के साथ टाइम गुज़ारना उसे अच्छा लगता था। सैंडविचेज़ जो फिल्स की माँ बनाकर गई थी, उसको खाने के बाद उन्होंने लैपटॉप निकाला था। न्यू मॉडल्स की कार सर्च करते वो हॉट मूवीज़ पर चले गए। इसी तरह से वो एक वेबसाइट पर आ गए थे। ऐसा नहीं था कि इन्हें इसका पता नहीं था। वो पहले भी ये मिलकर वेबसाइट को विज़िट कर चुके थे। चाइल्ड की ये वेबसाइट पर वीडियोज़ देखते इन दोनों ने मायने-खेज़ अंदाज़ में एक-दूसरे को देखा। शैतानी चमक दोनों की आँखों में जागी थी। उसने फिल्स पर से नज़रें हटाकर स्क्रीन को देखा। एक हिजान सा इसके अंदर बर्पा हुआ था, जो नीचे से होता हुआ इसकी गर्दन की पुश्त तक आ गया था। उसने नज़र उठाकर फिल्स को देखा। फिल्स ने आकर होकर उसको चूमा। मुकाबिल की आंखों की पुतलियां फैली थीं। उसने लैपटॉप को साइड में रखा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। फिल्स मुबहम सा मुस्कुराई थी। इन दोनों के इरादे में कोई झिझक, कोई खौफ या डर नहीं था। इन दोनों के अंदर का शैतान बेबाक हो चुका था। इस अकेले खामोश घर में महज 10 साल की उम्र में वो नए तजुर्बे, नई लज्जत से रोशनास हो चुका था। शैतान ने उसे उकसाया था। वो बहककर शजर ममनुआ का सबसे लजीज फल तोड़कर खा चुका था। इस फल में लिज्जत थी बहुत ही। उसे इस दरख्त पर लटके मुख्तलिफ फलों का जायका चखने के लिए शजर ममनुआ के साए तले बैठना ही था। फिर ये सिलसिला रुका नहीं। वो परफेक्ट टाइमिंग से काम करता कि उसे 1 साल बड़े जैद को भी इस बात की भनक नहीं पड़ती थी। वरना वो अपनी चुगलखोर तबीयत के मुताबिक बाप को ज़रूर बता देता। वो 7 साल की बच्ची इस लड़के से बहुत नालां थी। क्यों? क्योंकि उसने इस बड़े घर के सबसे खूबसूरत कमरे यानी इसके माँ-बाप के कमरे पर कब्ज़ा कर लिया था और बड़ों ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। वो बेचारी खुद भी उसे कुछ कह नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वो इससे डरती थी। इब्राहिम बड़े आराम से टीवी देख रहे थे। तभी इनकी नज़र अपने 2.5 साला बेटे पर पड़ी थी, जो इन्हें मार्क से अपने काम में लगा हुआ था। इब्राहिम हैरान होते थे। रिमोट रखकर यकदम सीधे हुए थे। उन्होंने पेपर पकड़कर हैरानी से देखा। अभी कल ही तो वो गाड़ी का बोनट खोलकर खड़े थे, जब इनका यही बेटा वहां आया और पास पड़े स्टूल पर चढ़कर बैठने के बाद उसने ये मंजर देखा था और अब वैसा ही ड्रॉ किया था। तुम पहले भी ऐसा बना चुके हो? इब्राहिम ने दाएं अब्रू उचकाकर पूछा। यस, दिखाऊं? उसने जोर से कहा। इनका इशारा मिलते ही वो फट से भागा और 2 मिनट बाद ही गोली की रफ्तार से वापस आया। ये उसने बुक आगे की। इब्राहिम ने बुक ओपन की जिसमें गाड़ियों के स्केच भरे पड़े थे। ये सब तुमने बनाए हैं? यस, मुस्कुराकर जवाब दिया। इब्राहिम को यकदम होल छटा था। वो नहीं जानते थे कि अब वो इन्हें ऐसे ही होलाता रहेगा। इब्राहिम ने अपने बाप की मर्जी को बलाए ताक रखते हुए बाहर जाने का फैसला किया था।
اس نے میٹرک کے بعد ہی اپنی پروفائل تیار کر کے بھیجی تھی۔ بیسٹ ریکارڈ، اچھی صحت اور مطلوبہ ڈالرز کی ہمراہ اس کی فائل تیار تھی۔ اپنا MBA مکمل ہونے تک انہیں کال آ چکی تھی۔ جس ادارے میں انہوں نے جاب حاصل کی، یہ ایڈوائزری کا ادارہ تھا۔ اچھی شروعات تھی۔ اسحاق صاحب، والد صاحب، اسے کبھی نہ جانے دیتے، لیکن پے در پہ بچوں کی موت اور پھر چند عرصے بعد بیوی کی موت نے ذرا انہیں ڈھیلا کر دیا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے نہ مانتے۔ لیکن ابراہیم منوا کر ہی دیتا، کچھ ایسی ضدی اور اٹل طبیعت کا مالک تھا وہ۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل نے انہیں تسلی دی۔ وہ جانتے تھے یہ تسلی نہیں ہے، سچ ہے، وہ ان کا تابع دار بیٹا تھا۔ اسحاق صاحب کی جھولی میں یہ دو رتن ہی تھے، ابراہیم جو ذہین اور اٹل فیصلے والا، اسماعیل سمجھدار مگر مکمل باپ کا تابع دار۔ سرخ و سفید، بے داغ گوری رنگر اور متناسب قد کے ساتھ یہ جینیفر الیگزینڈر تھی۔ یہ اب اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اب اس لیے کہ تقریباً 3 سال پہلے اس کے چھوٹے بھائی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی بلا کا ذہین اور نڈر بچہ تھا، اپنے اندر رہنے والا، پرتجسس، زندگی کے ہر راز کو جاننے کی اسے جلدی تھی۔ جینیفر کی ماں کہتی تھی کہ اس نے کبھی پہلے ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ اس کی موت پر اس کی ماں کو صبر نہیں آیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ضرور اپنے ایڈونچر کے ہاتھوں مرا ہوگا۔ ابراہیم ولد اسحاق انہی کا پیئنگ گیسٹ تھا۔ جینیفر کو وہ حد سے زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنے ارد گرد پائے جانے والے دوسروں مردوں سے مختلف لگا تھا، اور جینیفر جیسی لڑکی نے اس کی توجہ نہ کھینچی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر 2 سال بعد ہی ابراہیم نے ساری پراپرٹی سیل کر کے اسلام آباد میں کمپنی کھولنے کا عندیہ دے دیا۔ کیا؟ اسحاق حیران تھے اور پھر پریشان۔ ناممکن، اسحاق صاحب نے دو ٹوک جواب دیا۔ ابراہیم نے اسماعیل، چھوٹا بیٹا، اس کو پورا پروگرام مرتب کر کے بتایا تھا۔ 1 ہفتہ باپ بیٹے کی گرما گرم بحث چلی تھی۔ اسماعیل بھی باپ کو منانے میں لگ گئے تھے۔ آپ کو بھائی پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ آخر اس نے سچ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا باپ اور بڑا بھائی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تجھ پر ہے، اس پر نہیں ہے، انہوں نے لیپ ٹاپ پر ابراہیم کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دور بیٹھا بری طرح سے تل ملایا۔ کیوں نہیں آتا ہے آپ کو مجھ پر؟ جو بھی چیز دیں اپنے یا اسماعیل کے نام دیں، میں فیوچر پلان کر رہا ہوں۔ وہاں بیٹھ کر ہماری پلاننگ کر رہا ہے، وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پاپا یہ بات کرنا ضروری ہے، وہ بھی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس کے چہرے پر مرجھاہٹ دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل نرم ہوا تھا، اور پھر دل نرم ہونے کا مطلب ابراہیم کے موقف کی حمایت تھا، اور پھر تمام معاملات کو سیٹ ہوتے 1 سال لگ گیا تھا۔ اسحاق صاحب کے دونوں ہی بچے ذہین تھے۔ اس نئے کام میں ابراہیم اپنے بھائی کو فل سپورٹ کر رہا تھا۔ ان کے قدم جم رہے تھے۔ میں جینیفر سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنے کا پروگرام ہے، ابراہیم نے آرام سے اپنے چھوٹے بھائی کو اطلاع دی تھی۔ یکدم اسماعیل نے اپنی آنکھیں بند کرتے لمبی سانس کھینچی۔ وہ اس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ پاپا نہیں مانیں گے، لمحے بعد وہ بولا تھا۔ تو پاپا کو بات سے آگاہ کر، تجھے پتا ہے کہ میں 2 ٹوک بات کرتا ہوں، اس لیے اچھا نہیں لگے گا۔ اور پھر اسماعیل نے باپ سے بات کی تھی۔ وہ یکدم سر تھام کے بیٹھ گئے تھے۔ جینیفر کے نام پر پورا نقشہ ان کی آنکھوں میں کھنچ سا گیا تھا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے ابراہیم کہ تم ہر 2-3 سال بعد میرے سر پر بم پھوڑو گے۔ مجھے پتا ہے میرے منع کرنے کے بعد بھی شادی تو نے وہیں کرنی ہے۔ اگلی دفعہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لینا تاکہ ہم باپ بیٹا اسے بھی سلامی دے سکیں۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اس طنز میں ان کی ہاں تھی۔ کمینے، دانت مت نکال، اگر تم میرے سامنے ہوتا تو تیرے دانت توڑ دیتا۔ وہ واقعی اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ وہ اس کے اثرات محسوس کر سکتے تھے۔ جینیفر سے شادی کے بعد جیسے خوش قسمتی کے دروازے ان پر کھل سے گئے تھے۔ پیسہ، خوبصورتی اور ذہانت ان کے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگی۔ یہ تو ابراہیم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور جب سب کچھ اچھا آتا ہے تو آزمائش بھی آتی ہے۔ یہ سجا سجایا برتھ ڈے کا فنکشن تھا۔ بسما، اسماعیل کی بیوی، شادی کے بعد پہلی دفعہ کینیڈا صرف 8 دن کے لیے ان کے پاس آئی تھی، ورنہ بات زیادہ موبائل پر ہی ہوتی تھی۔ جینیفر نے ہی بسما کی بچی کے لیے پارٹی کا اہتمام کیا تھا، جس میں کچھ اس کی اپنی فرینڈز اور ان کے اپنے بچے شامل تھے۔ عیسیٰ نے بیزاری سے ایک نظر خاموشی سے صوفے بیٹھی سنابل کو دیکھا اور پھر سجی کیک کی ٹیبل کو۔
कोफ्त की लहर इसके अंदर दौड़ी थी। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखा। चलती सुइयां इसका टाइम ज़ाया कर रही थी। फिर उठकर मेज तक आया, प्लेट पकड़ी और नाइफ से केक काटकर प्लेट में रखा। तब तक बात करते करते जेनिफर की नज़र इस पर पड़ी थी। वो बेचारी खजालत से अपनी फ्रेंड से एक्सक्यूज करती जब तक इसके पास पहुंची। वो दीगर लवाजमात से प्लेट भर चुका था। सबकी तरह बिस्मा भी इसकी तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। जेनिफर शर्मिंदा से बिस्मा से माजरत करती उस तक पहुंची। तब तक वो आराम से ग्लास विंडो के सामने बैठ चुका था। वो गुस्से से उसकी तरफ आई। बकौल जेनिफर के इस घर की अजीब मखलूक था। इसकी सारी हरकतें इसके मरहूम भाई फिलिप जैसी थी। ईसा, ये क्या हरकत है? व्हाट? वो समझकर भी टिटाई से बोला। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो। वो आंख से प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोली। तुम्हें पता है कि किसी की बर्थडे केक को ऐसे। अभी वो बात मुकम्मल करती कि बिस्मा ने पीछे से आके इसे टोक दिया। इट्स ओके भाभी, आप छोड़ें, मेहमानों में जाए। पर जेनिफर मिनमिनाई। कोई बात नहीं, जाएं। जेनिफर गुस्से से इस पर नजर डालती चली गई। सॉरी, मैंने आपके बेबी का बर्थडे स्पॉइल कर दिया। ईसा ने कंधे उचकाकर नॉर्मल अंदाज में कहा। बिस्मा मुस्कुराई। अच्छा, तो वो महसूस कर चुका था। ये खुश आइंद बात थी। ईसा, इब्राहिम को अच्छा लगता था। क्यों? इसे खुद नहीं पता था। वो इस बच्चे में अजीब सी कशिश महसूस करती थी, हालांकि वो इसको बराह रास्त दूसरी बार देख रही थी। वो भी उसे गौर से देख रही थी। फोर्क से केक मुंह में डालते उसकी नजर इन पर पड़ी। इन्हें मुसलसल अपनी तरफ देखता पाकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। निचला होंठ मुंह में दबाए उन्हें देखा। मिसेस इस्माइल, यू आर कंफ्यूजिंग मी। वो मुस्कुराई। वो इसे इसी तरह पुकारता था, आंटी या चाची नहीं कहता था। तुम कंफ्यूज भी होते हो? जेनिफर के मुताबिक वो मजबूत असाब रखता था। यस, यक लफ्जी जवाब दिया। और अभी तुम किस बात पर कंफ्यूज हो रहे हो? आपके इस तरह देखने पर। कैसे देख रही हूं मैं? बिस्मा ने इसकी नजर की बारीक बीनी से मुतासिर होकर जरा आईब्रो उचकाकर पूछा। उसने फोक प्लेट में रखकर बिस्मा की तरफ देखा। सॉरी, वो मैं नहीं बता सकता। अभी वो पूछती क्यों? तभी जेनिफर ने उसे बुला लिया था। चलो। बिस्मा ने गर्दन के इशारे से उसे भी चलने के लिए कहा तो वो उठ गया। अब उसे अपनी नजर की क्या बात बताता कि उसकी नजर कहाँ कहाँ और किस किस जगह जाती है, तो वो इनकी नजर में सिर्फ बैड बॉय बन जाता। अपने एक हफ्ते क़याम के दौरान वो इस 6 साला बच्चे से बेहद मुतासिर हो चुकी थी। इन गुज़रे 17 सालों में इस्माइल साहब के बिज़नेस ने खूब तरक्की की थी। अक्सर औक़ात बिस्मा इस्माइल के साथ ट्रैवल भी करती थी। भाभी बहुत नसीब वाली हैं। अल्लाह ने इन्हें खूबसूरत और ज़हीन बेटे अता किए हैं। पर अल्लाह फिर से हमको भी तो खुशी दिखाने वाला है। इस्माइल ने इनके हाथ पर हाथ रखते हुए तसल्ली के अंदाज में कहा, क्योंकि बिस्मा को बेटे की ख्वाहिश थी। एक बात कहूँ, मुझे ईसा बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है कि जब सनाबल बड़ी हो तो उसकी शादी ईसा से हो। क्या कह रही हो? अभी वो बहुत छोटी है और इन बातों के लिए बहुत वक्त है। मैंने एक दफ़ा पापा से भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था। बिस्मा ने इनकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा। अच्छा, हद ही हो गई तुम्हारी जल्दबाजी की। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर भाई का बड़ा बेटा मिकाइल पसंद है। बहुत समझदार बच्चा है। और ईसा, वो तो पता नहीं क्या है। वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इस्माइल ने साफ़गोई से कहा। यूँ ही? ज़हीन तरीन है वो। कुछ मुख्तलिफ है इसमें। इन्हें ईसा के बारे में इनकी साफ़गोई ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। हाँ, बदतमीज़ और रूड है। क्या बदतमीज़ी की है उसने तुम्हारे साथ? वो इसके मामले में अपने शौहर को भी रियायत नहीं दे रही थी, इसलिए तुनक कर बोली। अच्छा छोड़ो, कुछ खाते हैं। ड्राइवर, अब जो होटल आएगा वहाँ गाड़ी रोकना। इस्माइल का अंदाज बात खत्म कर देने वाला था।